So, let's begin our task today, that is The Scarlet Letter, a Romance. ये ठीक वैसा ही है, सब टाइटल कॉलन के बाद बीच में जो दो डबल डॉट आता है उसको कॉलन कहा जाता है। तो कॉलन के बाद जो चीज़ होती है वो सब टाइटल मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं राइटर खुद बताना चाह रहा है कि द स्कारलेट लेटर हैज़ अ जॉनरा ऑफ रोमांस, एंड ऑब्वियसली रोमांस में क्या होता है, कुछ इमेजिनरी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं वो एक प्रोज, एक ऑब्वियसली यहाँ पर तो द स्कारलेट लेटर इज़ अ नॉवेल, तो नॉवेल में भी वो रोमांस है। नॉवेल में भी कई तरह के जॉनरा होते हैं, जैसे ड्रामा में भी कई टाइप्स होते हैं, वैसे ही नॉवेल में भी होता है। तो अगर इसके जॉनरा की बात करें तो ऑब्वियसली ये हिस्टोरिकल रोमांस है। ये सब टाइटल का ऐसा तरीका साउथ की मूवीज़ का याद दिलाता है। योद्धा द वॉरियर, इस तरह की चीज़ें। तो इट्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन और अ क्लासिक वर्क ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। एक बार फिर से आप लोग मुझे बताएं कि क्लासिक का मतलब क्या हो सकता है, किस चीज़ को हम क्लासिक बोलते हैं। इतना समय मत लीजिए सर। एंशिएंट वर्क्स जो होते हैं क्लासिक, और एंशिएंट वर्क पर ग्रीक भी आ सकता है क्लासिक में। तो यहाँ पर ये वर्क तो 1850 में आया, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टाइप्स कह रही हैं सौम्या। तो जो आपने डेफिनेशन बताई वैष्णवी, उस हिसाब से ये तो 1850 में पब्लिश हुआ, तो कहाँ से क्लासिक हो गया? पहली बात तो ये अश्वती बोलिए। जो हाई लिटरेरी स्टैंडर्ड वर्क्स होते हैं। वेरी गुड। सो क्लासिक, यहाँ आप दोनों ने, वैष्णवी और सौम्या, आप दोनों ने जो बात कही वो क्लासिकल के लिए कही। मैं पूछ रहा हूँ क्लासिक, तो क्लासिक विच हैज़ इट्स ओन क्लास, जिसका अपना एक क्लास हो। जैसे बातों बातों में सुना होगा, कुछ विद्वानों के लिए, कुछ इंसानों के लिए कहा जाता है ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, उसकी विद्वत्ता की, जो मल्टी फैसिटेड पर्सनालिटी का कोई इंसान होता है, तो हम इस तरह की बात उसके लिए करते हैं। तो यहाँ क्लासिक का मतलब इट हैज़ इट्स ओन क्लास, यानी अपने आप में एक यूनिक वर्क होता है जो दैट इज कॉल्ड क्लासिक। जैसे क्लासिक कहा जाता है वुदरिंग हाइट्स को। कुछ वर्क्स ऐसे हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिसको पढ़ने के लिए बार बार रिकमेंड किया जाता है। नॉर्मली लिटरेचर के विद्यार्थियों को, अब उसमें भी होता है कि मेन स्ट्रीम का लिटरेचर और कुछ पॉपुलर फिक्शन होता है। हाँ शिवानी, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। सर एक बार फिर से जो छोटा सा वर्ड बताया इन्होंने, क्या बता सकते हैं? क्लासिक का आपने क्या बताया? क्लासिक का मतलब विच हैज़ इट्स ओन क्लास, जिसका अपने आप में एक क्लास हो। अपने आप में क्लास का मतलब विच इज़ यूनिक, अपने आप में एक अनोखा, एक अलग वर्क जो होता है। जैसे वुदरिंग हाइट के बारे में मैंने बात की, जैसे एक वर्क जॉर्ज इलियट का है मिडिल मार्च। कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो दे प्रॉमिस a niche in the world of fame to that particular writer, जिसने वो लिखा है उस वर्क को, उसको एक अलग जो है प्लेस दिलाने में कामयाब होते हैं वो वर्क्स। सो हिस्टोरिकल फिक्शन है बिकॉज कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं इसमें। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर रिच थॉट, यस ऑब्वियसली, तो कोई भी
अगर वर्क हिस्टोरिकल है तो ये नहीं समझना है कि पूरी तरह से उसमें हिस्ट्री ही होगी। आप लोगों ने सुना होगा हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में, जैसे ही वो नॉवेल हो गया, ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो कि हिस्टोरिकल नॉवेल है तो उसमें सारी बात सही सही क्यों नहीं है, नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ नॉवेल, इट्स अ फिक्शन, और फिक्शन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स इमेजिनेशन, तो कल्पना होगी उसमें। अगर केवल हिस्ट्री रहेगी तो वो हिस्ट्री कहलाएगा, वो हिस्टोरिकल फिक्शन या हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं कहलाएगा। दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट बायोग्राफिकल नॉवेल एंड बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल एंड ऑटोबायोग्राफी। मेन डिफरेंस वही होता है उनमें कि जहाँ भी नॉवेल आ जाएगा वहाँ पर फिक्शियस एलिमेंट्स आ जाएंगे, वहाँ पर फैक्ट और फिक्शन दोनों का एमलगेमेशन होता है, दोनों की ब्लेंडिंग होती है। तो by Nathaniel Hawthorne, we have talked about the writer. The novel was published in 1850. तो ऑब्वियसली 19th सेंचुरी का नॉवेल है, वो भी 19th सेंचुरी के एंड में है, 10 साल के बाद 20th सेंचुरी शुरू हो गई। अगर इसकी सेटिंग की बात करें, कहाँ ये सेट है नॉवेल, किस दौर में, तो प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, समय है 1642 से 1649 का, यानी दिस नॉवेल टॉक्स ऑफ 17th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में 17th सेंचुरी की सेटिंग बना करके उस समय के दौर की बात कर रहे हैं हॉथॉर्न। अगर आपने हॉथॉर्न को पढ़ा तो समझा होगा कि वो खुद, उनके एंसेस्टर्स प्यूरिटन्स हुआ करते थे, इसलिए वो चीज़ उनको बार बार प्रभावित करती थी, और दैट्स वाई उनकी राइटिंग में आप देखेंगे उसके खिलाफ कुछ एक स्ट्रगल देखेंगे थ्रू हिज राइटिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो राइटर्स को बहुत भीतर से प्रभावित करती रहती हैं, और वो चीज़ उनके वर्क में बार बार निकल के आती है। किसकी कहानी है ये? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रेन। हेस्टर प्रेन वो प्रोटैगनिस्ट है इनकी। उस दिन हम एन हचिंसन का नाम ले रहे थे, उनका रिफरेंस है इसमें, एक हिस्टोरिकल फिगर हैं वो। तो हेस्टर प्रीन जो प्रोटैगनिस्ट है, क्या है उसके साथ? हु कंसीव्स अ डॉटर विद द मैन टू हुम शी इज नॉट मैरिड, और यही कहानी है पूरी की पूरी। दैट शी हैज़ अ डॉटर, उसको एक लड़की होती है बाद में, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑब्वियसली, बट द फादर ऑफ दैट डॉटर इज नॉट द मैन हुम शी मैरिड। तो यानी दैट डॉटर इज द रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। She struggles to create a new life of repentance and dignity. ये होने के बावजूद वो एक अच्छी लाइफ, एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल करती है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, जब थोड़ी बात सुनेंगे तो लगेगा कि पहले उसने गलती की तो अब क्यों उसको डिग्निटी चाहिए। तो बात ये है कि गलती सभी करते हैं ज़िंदगी में, इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि उनको दोबारा सही रास्ते पर आने का मौका न दिया जाए। इवन जिन लोगों को जेल भेजा जाता है उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक समय के बाद वो सुधर जाएं। और आपने सुना होगा कि जो कैदी जेल में रह करके बेहतर व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं उनको जल्दी रिहाई मिल जाती है, उनकी सज़ा के कुछ दिन कम हो जाते हैं। उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको पैरोल पर आसानी से छोड़ा जाता है। कई सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक अपराधी को ऐसे मौके दिए जाते हैं कि वो सुधरे, तो एक लड़की या एक औरत जिसने वो गलती की जो समाज की नज़र में निंदनीय है, जिसके लिए समाज ने उसको जलील किया, लेकिन उसके बाद अगर वो सुधरना चाह रही है तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसी स्ट्रगल की पूरी कहानी है।
तो जो आप ए की बात कर रही थी वैष्णवी, दैट ए स्टैंड्स फॉर एडल्टरी, और एडल्टरी जो टर्म है वो इसी के लिए यूज़ किया जाता है व्हेन अ पर्सन हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दैट इज कॉल्ड एडल्टरी। और खैर एडल्ट्री के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून भी बना दिया है, आप लोग ज़रा उसको एक बार गूगल कर लीजिएगा कि क्या है अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। थोड़ा सा नियम कानून से परिचित रहा करिए। हाँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि जो चीज़ आपके फेवर में हो बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी सोसाइटी, आपका अपना अपनी आपकी डिग्निटी, अपनी आपकी मॉरलिटी, वो सब चीज़ें भी साथ में फॉलो की जानी चाहिए। तो एज पनिशमेंट शी मस्ट वियर अ स्कारलेट लेटर, उसको दंड क्या मिलता है कि उसको हमेशा एक लेटर पहनना है गले में। वो लेटर स्कारलेट रंग का रहेगा। स्कारलेट क्या होता है? रेड होता है, रेड। और आपको पता है कि रेड की क्या अधिक होती है? रेड की, वेरी गुड सर, रेड की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, जिस कारण रेड जो है बहुत दूर से विजिबल हो जाता है। और यही कारण है कि रेड का इस्तेमाल खतरों को दिखाने के लिए किया जाता है ताकि आसानी से दिख जाए वो। तो स्कारलेट लेटर, वो लाल रंग का ए का लेटर, उसको हमेशा गले में पहनना है। हाँ, ठीक ऐसी ही फीलिंग जैसे किसी जानवर को आप गले में उसके पट्टा बांध देते हैं, तो वो जो पट्टा इसके गले में है वो समाज का पट्टा है, समाज ने वो बांधा है, वो लटका दिया लेटर। उसको पनिशमेंट यही मिला समाज का कि उसको हमेशा अपने गले में वो ए धारण करना है, रखना है। मतलब रोज रोज जलील होना है, रोज लोग देखेंगे ए लटका हुआ और ये समझेंगे कि इसने एडल्ट्री की है, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा। अ नंबर ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिक एल्यूजन्स, इसमें कई आपको एल्यूजन मिलेंगे। एल्यूजन का मतलब रिफरेंसेस, जो पुराने रिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कहानियों के, मिथ के, तमाम लिटरेचर के, राइटिंग्स के, उसको एल्यूजन कहा जाता है। तो रिलीजियस और हिस्टोरिक एल्यूजन आपको इसमें मिलेगा। और अगर बात करें थीम्स की तो इसमें बात होती है लीगलिज्म की, इसमें बात होती है सिन की, इसमें बात होती है गिल्ट की। लीगलिज्म क्या है? लीगलिज्म के लिए एक और टर्म है नॉमिज्म इन क्रिश्चियन थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? जो धर्म ज्ञान की बात करती है चीज़, वो दैट्स थियोलॉजी। दैट इन दैट यू नो दे टॉक ऑफ गॉड एंड गॉडेस टाइप्स ऑफ थिंग्स। स्टडी ऑफ रिलीजन इज अ पेजोरेटिव टर्म। पेजोरेटिव क्या होता है? जो डेरोगेटरी सेंस में यूज़ करते हैं। तो लीगलिज्म जो है डेरोगेटरी सेंस में यूज़ हुआ था, लेकिन अब उसका मतलब वैसा ही हो जाता है। अप्लाई टू द आइडिया दैट बाई डूइंग गुड वर्क और बाई ओबेइंग द लॉ अ पर्सन अर्न्स एंड मेरिट्स सैल्वेशन। तो लीगलिज्म ये बताता है कि अच्छा काम करने से, नियम कानून को फॉलो करने से कोई भी व्यक्ति सैल्वेशन पा सकता है। तो ये बात मजाक उड़ाने के सेंस में की गई थी, लीगलिज्म टर्म दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हेस्टर प्रिन क्या करती है, वो यही कोशिश करती है कि उसने कभी अगर सिन कमिट कर दिया, उसने पाप कर दिया, तो उस पाप के अगेंस्ट उसके दिमाग में वो गिल्ट मौजूद है, हमेशा अपराध बोध से वो ग्रस्त है, और उस सिन से खुद को छुड़ाने के लिए शी ट्राइज टू लीव अ लाइफ ऑफ पिनास। पिनास क्या होता है? जिसमें तपस्या करता है आदमी, एस्थेटिक बन जाता है, अपने आप को एक तरह से योगियों की तरह रखना,
वो ज़िंदगी जीना शुरू करती हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात वही है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सोच है कि बाद में अगर हम अपनी लाइफ को सुधार लें, अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो शायद हम सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। तो वो है लीगलिज्म। यहाँ पर ये समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी एक बार जानवर मूवी देखिए, अक्षय कुमार की। जानवर मूवी कहीं न कहीं जॉर्ज इलियट की सिलास मार्नर से प्रेरित मूवी है। सिलास मार्नर में जो कहानी नॉवेल में है उससे वो प्लॉट उठा हुआ है, अलग तरीके से उसको जो है उसका इम्प्रोवाइजेशन कर दिया गया है। तो वो एक आपको स्टोरी दिखती है। वहाँ वो बात मैं कोट करना चाहूँगा, उसमें बादशाह के नाम से होता है जो लीड कैरेक्टर है, जो डकैती डालता है, मारपीट करता है, क्राइम्स करता है। उसके पीछे एक इंस्पेक्टर पड़ा है सालों से, कई वर्ष से उसका पीछा कर रहा है, उसको खोज रहा है। अच्छी बात है, आपने देखा है तो बाकी लोग भी देख लें। तो वो उसको खोजता है, बादशाह को खोजता है, और बादशाह ये सब क्राइम करते करते बीच में एक बार ऐसी स्थिति आती है कि एक समय ऐसा आता है कि बाई चांस उसको एक बच्चा मिल जाता है, और उस बच्चे को जब वो अकेला देखता है तो उसको लगता है कि इस बच्चे के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, इसको भी कोई ले जाके जानवर बना देगा मेरी तरह, तो बेहतर है कि मैं इसको अडॉप्ट करके इस पर काम करूं। तो जब बच्चा मिल जाता है तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, सारे खराब काम छोड़ करके एक नॉर्मल लाइफ, एक मेहनती इंसान की लाइफ वो शुरू कर देता है। तो बादशाह बाबू लोहार बन जाता है। तो फिर समय बीतता है, फिर वो पुलिस वाला एक बार आता है, बाबू लोहार जानता है कि बाबू लोहार ही बादशाह है, आता है तो बच्चे से बातें होती हैं। उस समय नहीं रहता है प्रोटैगनिस्ट, तो बच्चा बातें करते करते बताता है कि मेरे पापा मुझे अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त की तरह बनाना चाहते हैं। तो उसमें उसी इंस्पेक्टर का नाम लेता है, जबकि वो इंस्पेक्टर कई सालों से उसके पीछे पड़ा है उसको पकड़ के जेल में बंद करने के लिए। तो दैट पुलिस ऑफिसर ही रियलाइजेस दैट हाउ अ क्रिमिनल हैज बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर, और कितने अच्छे से वो संस्कार दे रहा है अपने बच्चे को। तो उसका वो जो डायलॉग है वहाँ पर जब मुलाकात होती है बादशाह से या बाबू लोहार से, तो कहता है कि मैं बादशाह को गिरफ्तार करने आया था, बाबू लोहार से मिलकर जा रहा हूँ। तो मतलब ये है इस स्टेटमेंट का, इस डायलॉग का, दैट when a person lives a very different life, and if one does by whole heart, that changes the personality of a man or a woman, तो फिर आप उसको वही मत मानिए। ये वही बात है, जब सिद्धार्थ घर से निकले और गौतम बुद्ध बन करके आए तो लोगों ने उसी ढंग से अपनाना चाहा, मेरा सिद्धार्थ आ गया, मेरा सिद्धार्थ आ गया। गौतम बुद्ध ने कहा सिद्धार्थ गया था, सिद्धार्थ आया है गौतम, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो अब इस तरह की अलग चीज़ को समझने के लिए लिटरेचर का पर्सपेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है, लिटरेचर की समझ होनी ज़रूरी होती है। ओनली देन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो कुल मिलाकर के तमाम भाषणबाजी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ज़िंदगी में गलती करने के बाद कोई अगर सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। D.H. लॉरेंस, द फेमस नॉवेलिस्ट डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, कंप्लीट नेम, क्या उनका रिमार्क है इस वर्क के बारे में? परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन। अगर कुछ कैरेक्टर्स की बात करें उसके बाद हम स्टोरी पर आएंगे। आप लोग काइंडली विकिपीडिया ओपन कर लीजिएगा एक बार, द स्कारलेट लेटर का, आगे हम प्लॉट डिस्कस करेंगे उसका। कुछ कैरेक्टर्स की बात पहले करूं मैं। पहले बताया मैंने हेस्टर प्रीन जो लीड कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है,
यंग वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी ऑफ अननोन पैटर्निटी, यानी बच्ची आ गई लेकिन बच्ची के फादर का पता नहीं है कि फादर कौन है, और यही मुद्दा बनता है। इसमें एक कैरेक्टर मिलेगा आपको, उसका पति जो सालों पहले कहीं खो गया, पता नहीं उसका, कई साल तक वो गायब था, अचानक से प्रकट होता है जब पनिशमेंट मिल रहा होता है हेस्टर को। बाद में कैसा वो बंदा है, स्मॉल मिसशेपन मैन, छोटा है और उसका शेप कैसा है, मिसशेपन, यानी देखने में ठीक नहीं है, उसका मतलब उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो देख करके डिफॉर्म लग रही है। अब यहाँ समझिएगा कि डिफॉर्म पर्सनालिटी बड़ी सिंबॉलिक होती है लिटरेचर में। इवन आप देखेंगे मिडिल मार्च में भी तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो बाद में रोजर चिलिंगवर्थ नाम अपना लेता है वो उसका हस्बैंड है, जो सालों पहले उसको छोड़ के कहीं गायब हो गया था। मिसशेपन है, इसका मतलब अगर वो डिफॉर्म्ड है देखने में तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो बाई हार्ट भी डिफॉर्म्ड है, यानी वो दिल का अच्छा नहीं है। बाद में वो एक फिजिशियन बनने का रोल करता है जो हर्ब्स वगैरह देता है, हाँ, हेस्टर को और उसके बेबी को सही रखने के लिए रूट्स एंड हर्ब्स की चीज़ें करता है, मतलब एक तरह से वैद्य बनने का ढोंग करता है रोजर चिलिंगवर्थ नाम अपना करके। इसमें दो कैरेक्टर दिख रहे हैं चर्च के, एक का नाम है रेवरेंड जॉन विल्सन। रेवरेंड जो है ये टर्म जो सम्मान के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल को या राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है, तो एक सम्मान सूचक शब्द है उनके लिए। मुझे लगता है किसी प्रेसिडेंट ने इसके लिए मना भी किया था कि उनके लिए न यूज़ किया जाए। तो जॉन विल्सन एक कैरेक्टर हैं चर्च वाले, और एक और हैं जो हेस्टर के चर्च के मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर का मतलब यहाँ मंत्री से नहीं है, हेस्टर के चर्च का मिनिस्टर का मतलब हेस्टर जिस चर्च से बिलोंग करती हैं वहाँ का सर्वे सर्वा कह लीजिए, या वहाँ से बिलोंग करने वाला क्लर्जी मैन है, उसका नाम है ऑर्थर डिमेसडेल। ऑर्थर डिमेसडेल यही वो आदमी है जो एक्चुअल फादर है उसकी बिटिया का, जिसका नाम है पर्ल। कितना प्यारा नाम, पर्ल, मोती। तो और यहाँ आयरॉनिकल बात यह है कि जब इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है हेस्टर प्रिन के खिलाफ, तो उसमें जो दो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें एक हैं जॉन विल्सन और दूसरा खुद ऑर्थर डिमेसडेल है। वही पूछता है कि बताओ इसका बाप कौन है। कितना आयरॉनिकल है, हालांकि उसको भीतर से सब पता है कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए इंटरेस्टिंग और आयरॉनिकल बात यह है कि वो इंसान जिसकी जिम्मेदारी पूरी सोसाइटी को मॉरल बना के रखने की है, वो खुद इमॉरल कैरेक्टर का है। यहाँ दो बातें करूँगा, आप जानिए। इंग्लिश कुछ मामलों में बड़ी प्यारी लगती है मुझे। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नॉर्मली कहीं देखने में शायद मेरी समझ की कमी होगी, मुझे जानकारी कम होगी। जैसे मॉरल का मतलब होता है जो नैतिक होता है, और दूसरा उसका अपोजिट टर्म है इमॉरल, अनैतिक। एक तीसरा टर्म आता है इंग्लिश में, दैट्स कॉल्ड एमॉरल। एमॉरल क्या होता है? जो न नैतिक हो न अनैतिक हो, जो इससे मुक्त हो, दैट इज कॉल्ड एमॉरल। तो एक एडल्ट इंसान के रूप में हम सभी मॉरल इमॉरल कैरेक्टर के हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा आप उसको मॉरल या इमॉरल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो छोटे बच्चे के लिए उसके कंडक्ट के लिए एमॉरल वर्ड का यूज़ किया जाता है।
जैसे एक होता है ना, एक होता है रिलीजियस, एक होता है नॉन रिलीजियस, और एक होता है सेक्युलर। तो धार्मिक, अधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरह से बीच के तटस्थ भाव के भी शब्द आपको लिटरेचर में, आपको लैंग्वेजेस में मिलते हैं। तो और एक कोई बात दिमाग में थी, हाँ ये बताना था कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं आसपास के जितने मंदिर हैं सब आप ही के हैं, जाइए घूमिए। और किसी मंदिर के लिए आपका कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इस मंदिर के लिए कुछ डोनेट करना है या देना है क्योंकि आप हिंदू हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में उनका उस ढंग से डिवीज़न है, अलग अलग चर्च से अलग अलग लोग जुड़े हैं, उनका नाम जुड़ा है, उनको एक जो है पार्ट अपनी कमाई का एक कुछ परसेंट उनको डोनेट करना होता है चर्च के लिए। ये उनका नियम है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हेस्टर प्रीन का अपना एक चर्च है, मतलब वो चर्च जिससे वो बिलोंग करती हैं। जैसे कैसे होता है कि एक ज़िला बटा हुआ है तो हर ज़िले का एक डीएम होता है, तो आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो डीएम आपका डीएम होगा। तो यहाँ भी वही है चर्च वाला डिवीज़न कि आप किस पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, किस पर्टिकुलर डोमेन से आते हैं और वहाँ कौन सा चर्च है, किस चर्च से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो अधिकारी होंगे आपके अधिकारी होंगे रिलीजियस ऑफिसर जो हो सकते हैं। तो बात करनी थी अब मैंने कहा आप विकिपीडिया अगर आप लोगों ने ओपन कर लिया हो, थोड़ा सा प्लॉट डिस्कस करें हम पहले ताकि कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाए। In Puritan Boston, Massachusetts, a crowd gathers to witness the punishment of Hester Prynne, a young woman who has given birth to a baby of unknown paternity. जगह कौन सा है? मैसाचुसेट्स, प्यूरिटन बोस्टन, प्यूरिटन्स के समय का बोस्टन। हेस्टर प्रीन को पनिशमेंट दिया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया है जिसके फादर का पता नहीं है। Her sentence requires her to stand on the scaffold of a former gallows for 3 hours. और इसके लिए जब सुनवाई हो रही होती है तो पब्लिक के सामने, भीड़ के सामने हेस्टर को एक स्कैफोल्ड पर खड़ा किया जाता है। स्कैफोल्ड एक पेडेस्टल की तरह होता है, ऊंची जगह होती है जहां किसी को खड़ा किया जाए जिससे बाकी लोगों की नज़र उस पर आसानी से पड़ सके। वहां 3 घंटे तक उसको खड़ा करके ह्यूमिलिएट किया गया और एक्सपोज टू पब्लिक ह्यूमिलिएशन and to wear scarlet A standing for adultery. adultery के लिए A लेटर पहनने के लिए उसको ऑर्डर किया गया for the rest of her life, पूरी जिंदगी। As Hester approaches the scaffold, many of the women in the crowd are angered by her beauty and quiet dignity. ये बड़ा आयरोनिकल है, बड़ा सैटारिकल है कि हेस्टर की खूबसूरती को जब बाकी महिलाएं देखती हैं एकदम जल भुन जाती हैं और कहने को उसने एडल्ट्री कमिट किया है, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव है, जो तेज है, वो भी बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों से। क्यों? क्योंकि वही बात होती है वो जो बार बार जब जब दशहरा आता है तो लोगों से कहा जाता है कि हर रोज हर साल रावण मारते हैं, क्या आपने अपने भीतर के रावण को मारा? क्या आप राम हैं? तो बड़ी सच्चाई यही है कि जो पब्लिक ह्यूमिलिएट करती है, सारी पब्लिक को एक तरफ से खड़ा किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कितने लोग मॉरल हैं और कितने लोग इमॉरल हैं। आयरॉनिकल बात ये होती है कि इस तरह की ज्ञान की बातें, इस तरह का पब्लिक ह्यूमिलिएशन वही लोग ज़्यादा करते हैं जो खुद इमॉरल होते हैं, इमॉरल कंडक्ट के होते हैं। एक छद्म आवरण ओढ़े रहेंगे मॉरलिटी का, एक पब्लिक इमेज बनाए रहेंगे बहुत बढ़िया होने का। तो
When commanded to confess the name the father of her child, Hester refuses. जब लोग कहते हैं कि बोल बोल कौन है इसका बाप, तो हेस्टर बताने से मना कर देती है. As Hester looks out over the crowd, she notices small misshapen man and recognizes him as her long lost husband. तो एक बार ध्यान देती है क्राउड पर कि कौन कौन आया है बेइज्जत करने, तो नज़र जाती है कि इंसान पर, देखकर समझ जाती है कि उसका खोया हुआ पति है. Who had been presumed lost at sea. ऐसा माना जा रहा था कि समुद्र की तरफ गया था कुछ अपना करने काम, और उधर ही वो खो गया, वो लापता हो गया था. When he sees Hester's shame, he asks a man in the crowd about her and is told the story of his wife's pregnancy. जब देख रहा है कि किसी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बगल वाले से पूछा है भाई इसने क्या किया है, क्यों ऐसा हो रहा है. वो बता नहीं रहा कि वो उसकी पत्नी है, केवल पूछ रहा है कि क्या बात है, ये यहाँ पर है. तो सामने वाला बताता है कि इसका हस्बैंड नहीं रहता है इसके साथ कई सालों से, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट. तो ये पूछा जा रहा है कि हु इज़ द फादर. ही angrily exclaims that the child's father should also be punished for his immoral act and vows to find the man. और जब ये सुनता है तो कहता है ये तो ठीक है, इसने गलती की है, लेकिन जिसने इसको प्रेग्नेंट किया है वो भी समान रूप से दोषी है, उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. पता करो कौन है वो. एकदम अपने एंगर, अपने जेलस में चुर रहा है, एकदम भीतर ही भीतर जो है बॉइल्ड हो रहा है, और अपने भीतर में प्रतिज्ञा कर लेता है कि ये पब्लिक को नहीं बताएगी, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि जो है इस प्रेगनेंसी का जिम्मेदार कौन है. और फिर तभी वो डिसाइड करता है कि वो पर्सनालिटी अपनी चेंज करेगा. नाम बदल लिया अपना, रोजर चिलिंगवर्थ रख लिया, और फिजिशियन के रोल में आ गया. आगे देखेंगे. द रेवरेंड जॉन विल्सन एंड द मिनिस्टर ऑफ हेस्टर्स चर्च Arthur Dimmesdale question her, but she refuses to name her lover. दोनों चर्च के क्लर्जीमैन पूछते हैं who is the father, नहीं बताती है. After she returns to her prison cell, the jailer brings in Chillingworth, now a physician. जब उसको जेल में भेजा जाता है तो वहाँ पर फिजिशियन के रूप में आता है चिलिंगवर्थ. To calm Hester and her child with his roots and herbs. अपने जड़ी बूटी लेकर के आता है कि उससे वो उनका इलाज करेगा, बच्ची और माँ को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश through medicines. He and Hester have an open conversation regarding their marriage. और वहाँ पर दोनों बात करते हैं. वो तो पहचान जाती है अपने पति को, वो भले फिजिशियन बन के आया था. दोनों की बात होती है मैरिज के बारे में. एंड द फैक्ट दैट दे वर बोथ इन द रॉन्ग. और ये समझ में आता है कि दोनों ने गलतियाँ की हैं. क्या दोनों ने गलतियाँ की हैं? पति इतने साल गायब रहा तो उसकी बड़ी गलती है ये, और पति के न रहने में पत्नी का अफेयर किसी और से है तो ये उसकी गलती है. मतलब कसूरवार दोनों हैं. दैट दे अंडरस्टैंड. चिलिंगवर्थ demands to know who fathered Hester's child, but Hester refuses to divulge the information. यहाँ फिर पूछने की कोशिश करता है कौन है, नहीं बताती है. He accepts Hester's refusal, stating that he will find out the man's identity anyway. बोला नहीं बताओगी, मैं खुद पता कर लूँगा. Chillingworth threatens to destroy the father of Hester's child if Hester ever reveals the fact that Chillingworth is her husband. अब देखो ये कौन सी मॉरलिटी है. हेस्टर प्रिन को ह्यूमिलिएट किया गया, उसको आप छोड़ करके गए, आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे कि इसके फादर का नाम नहीं बता रही, मैं पता कर लूँगा और पता करके उसको बर्बाद करूँगा. और तुमने गलती से पब्लिक को बता दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसका मतलब उसकी बेइज्जती होगी. तो जब उसको अपनी बेइज्जती समझ में आ रही है कि बेइज्जती होगी, तो बोला बर्बाद कर देंगे
उस बच्ची के फादर को। हेस्टर अग्रीज टू चिलिंगवर्थ्स टर्म्स ऑल्दो शी सस्पेक्ट शी विल रिग्रेट इट। मान जाती है, ठीक है जैसा कह रहे हो वही सही, लेकिन दिमाग में है कि शायद ये गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है? क्योंकि सच ये है कि अगर कोई बंदा जेलसी से गवर्न हो रहा है तो आप उसको पब्लिक में उसका नाम ले न लें, वो अपना काम वैसे ही करेगा, वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। Following her release from prison, Hester settles in a cottage at the edge of town, earns a meager living with her needlework. जब रिलीज होती है प्रिजन से तो फिर अपना काम करना शुरू करती है, नीडल वर्क, सुई धागा से अपनी आजीविका, अपनी रोटी कमाना शुरू करती है। बहुत कम पैसे मिलते हैं, विच इज़ ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, लेकिन जो नीडल वर्क है उसका, जो काम है उसका, वो बहुत बढ़िया रहता है। She lives a quiet, somber life with her daughter Pearl and performs acts of charity for the poor. उतनी ही कमाई में बेटी के साथ बहुत साधारण सिंपल जीवन जीती है, वही मैंने कहा एस्थेटिक लाइफ, और ज़रूरत पड़ने पर पुअर के लिए चैरिटी भी करती है। और चैरिटी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको। हमारे यहाँ भी दान कहा जाता है कि एक बड़ा प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न, शायद कभी यक्ष ने पूछा होगा युधिष्ठिर से, या न भी पूछा हो तो जान लीजिए कि मौत के बाद आपके साथ क्या जाता है, तो उसका उत्तर यही है, दान, चैरिटी, जो आप किए होते हैं वही आपके साथ जाता है। तो दैट्स वाई शी डज दैट। शी इज troubled by her daughter's unusual fascination with the scarlet A. अब बिटिया, उसको क्या पता कि ये किसके लिए स्टैंड करता है, माँ के गले में लटकता है, उसको बहुत फैसिनेट करता है बच्ची को। कैसे? माँ कभी कोई हार पहनी हो, कोई नेकलेस पहनी हो, कुछ भी माँ गर्दन में पहनी होती है तो ऑब्वियसली बच्चे उसको देख करके बड़ा पकड़ते हैं, खींचते हैं। जैसे उनको दीपक फैसिनेट करता है वैसे वो चीज़ें भी फैसिनेट करती हैं। इस बच्ची के साथ भी वही है। द शनिंग ऑफ हेस्टर ऑल्सो एक्सटेंड्स टू पर्ल हु हैज़ नो प्लेमेट्स और फ्रेंड्स एक्सेप्ट हर मदर। और चूँकि बाहर रहती है, बहुत दूर इलाके में रहती है, तो माँ के अलावा कोई है नहीं जिसके साथ वो खेल सके। एज शी ग्रोज ओल्डर, पर्ल बिकम्स कैप्रिशियस एंड अनरूली. Her conduct sparks controversy and the church members suggest Pearl be taken away from Hester. फिर क्या होता है, देखिए चर्च कैसे इंटरफेयर कर रहा है किसी पर्सनल इंसान की लाइफ में। समय के साथ लड़की जब बड़ी होती है तो उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं होती, चर्च तक बात पहुंचती है तो कहा जाता है कि पर्ल को अब इससे अलग कर दिया जाएगा, बच्ची से, मतलब पर्ल को अलग कर दिया जाएगा माँ से, ये दिखाने के लिए कि माँ जो है सही से रख नहीं रही बच्ची को। Hester, hearing that she may lose Pearl, goes to speak to Governor Bellingham and Ministers Wilson and Dimmesdale. Hester appeals to Dimmesdale in desperation, and the minister persuades the governor to let Pearl remain in Hester's care. सुनती है, परेशान होती है, जाकर के चर्च के अधिकारियों से बात करती है, डिमेस्डेल से स्पेशली कहती है कि बेटी को उससे अलग न किया जाए। वो अल्टीमेटली गवर्नर को परसुएड कर लेता है, समझा लेता है। बिकॉज Dimmesdale's health has begun to fail, the townspeople are happy to have Chillingworth, the newly arrived physician, take up lodging with their beloved minister. तो डिमेस्डेल की हेल्थ खराब होती चली जाती है, तो लोग कहते हैं कि रोजर चिलिंगवर्थ को उसके साथ रखा जाए ताकि वो उसका ख्याल रख सके। In close contact with Dimmesdale, Chillingworth begins to suspect that the minister's illness is the result of unconfessed guilt. देखिए गिल्ट का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, उसमें है कि आप गिल्ट, अगर आपने क्राइम कमिट किया है, सिन कमिट किया है, तो आप जा करके उसको कन्फेस कर लें चर्च में, ताकि आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए और आप थोड़े सही रहें। तो यहाँ पर कितना आयरॉनिकल है कि क्लर्जी मैन जो दूसरों को ये करने के लिए जो है कन्विंस करते हैं, वो खुद उसने इतना बड़ा जो है सिन करके एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं भी कन्फेस नहीं किया, तो इसको लग जाता है, डाउट हो जाता है कि इसने कुछ गलती की है लाइफ में, उसको ये कन्फेस नहीं कर रहा है, इसीलिए इस
की जो हालत है ना, हिज हेल्थ इज बीइंग डिटेरिएटेड. He applies psychological pressure to the minister because he suspects Dimitrescu's Pearl's father. One evening, pulling the sleeping Dimitrescu's vestment aside, Chillingworth sees a symbol that represents his shame on the minister's pale chest. तो इसको ये सस्पिशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं यही पर्ल का फादर है, और ये कोशिश में वो उसको कभी अनकवर चेस्ट पर देखता है तो समझ में आता है वहाँ से कहीं कुछ अपना वो एक सिंबल नज़र आता है, जिसे समझ में आ जाता है कि उसकी जो सोच है, उसका जो डाउट है वो बिल्कुल सही है. टॉर्मेंटेड बाय हिज गिल्टी कंसाइंस, डिमेंसडेल गोज टू द स्क्वायर वेयर हेस्टर वॉज पनिश्ड ईयर्स अर्लियर. क्या हुआ रहता है, गिल्टी तो रहती है इसके अंदर भी, अपराध बोध रहता है. जहाँ पनिश किया गया रहता है उस हेस्टर को, डिमेंसडेल वहाँ गए होते हैं. Climbing the scaffold in the dead of night, he admits his guilt but cannot find the courage to do so publicly in the light of day. क्या करते हैं, स्कैफोल्ड पर जा कर के अकेले में कन्फेस करता है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि पब्लिक के सामने कर सके. हेस्टर, shocked by Dimmesdale's deterioration, decides to obtain a release from her vow of silence to her husband. अब देखती है कि डिमेंसडेल तो अब पूरी खराब स्थिति में है, शायद न बचे, तो लगता है कि जो उसने प्रतिज्ञा की थी हस्बैंड के सामने, उसको फॉलो करना अब ज़रूरी नहीं है. हेस्टर मीट्स डिमेंसडेल इन द फॉरेस्ट एंड टेल्स हिम ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज डिज़ायर फॉर रिवेंज. तो मिलती है डिमेंसडेल से और बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, जो फिजिशियन आपका है वो मेरा हस्बैंड ही है, वो रिवेंज लेने के फिराक में है. शी कन्विंसेस डिमेंसडेल टू लीव बोस्टन इन सीक्रेट ऑन अ शिप टू यूरोप वेयर दे कैन स्टार्ट न्यू लाइफ अन्यू. बोलती है कि ऐसा करिए, छोड़िए सब कुछ, बोस्टन छोड़िए, चलिए हम लोग यूरोप चल करके अच्छी लाइफ जिएंगे. इंस्पायर्ड बाय दिस प्लान द मिनिस्टर सीम्स टू गेन एनर्जी. और जब ये सुनता है थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी आ जाती है उसके अंदर. फिर क्या होता है, ऑन इलेक्शन डे डिमेंसडेल गिव्स वन ऑफ हिज मोस्ट इंस्पायर्ड सरमन्स. और फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया सरमन लेक्चर जो है डिलीवर करते हैं डिमेंसडेल. एज द प्रोसेशन लीव्स द चर्च, हाउएवर डिमेंसडेल क्लाइम्स अपॉन द स्कैफोल्ड, कन्फेसेस हिज सिन एंड डाइज इन हेस्टर्स आर्म्स. और लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं आगे, चर्च को छोड़ने के बाद स्कैफोल्ड पर पहुंच करके वहां जा करके अपना जो उन्होंने सिन कमिट किया था उसको कन्फेस करते हैं, और अल्टीमेटली ही डाइज इन द आर्म्स ऑफ दैट लेडी हेस्टर. वैसे इंग्लिश में लेडी बोलने का मतलब, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ वुमन एंड लेडी? वुमन और लेडी में क्या डिफरेंस होता है? सर गेस कर सकते हैं? हाँ बोलिए. सर एरिस्टोक्रेटिक जो होती हैं वो लेडी, जैसे सर कहते हैं वैसे लेडी. यस, एरिस्टोक्रेटिक जो होती हैं, एरिस्टोक्रेटिक केवल वर्ड पूरा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मतलब व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू अ वुमन शी बिकम्स लेडी. ठीक है, तो लेडी टर्म जो है वो रिस्पेक्टफुल है ना. वुमन हर कोई है, जिस वुमन को आप रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन सुना होगा. हाँ, मैन एंड वुमेन नहीं बोला जाता कभी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन. तो जेंटलमैन के साथ में हाँ सर जो है अब हो गया है सम्मान सूचक, लेकिन सर की तो ओरिजिन ही अलग है ना. नाइटहुड जिसको मिलता था वो सर हुआ करते थे, अब तो सभी लोग सर बन के घूम रहे हैं. तो ये अच्छी बात है कि ज़िंदगी भर भीतर ही भीतर जलता रहा अपने गिल्ट में, लेकिन मौत अच्छी हुई उसकी. ही डाइज इन हर आर्म. Later, most witnesses swear that they saw a stigma in the form of a scarlet A upon his chest. ऐसा लग रहा था कि उनके चेस्ट पर ही ऐसा लग रहा था कि ए जैसा कुछ बना था डिमेंसडेल के. बड़ा सिंबॉलिक है.
ऑल्दो सम डिनाई दिस स्टेटमेंट, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं था। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किंवदंती बन जाती है। वो ऐसा ही जैसा कबीर के धरती छोड़ने पर हुआ था कि हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे कि हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे, और जब हटाया गया श्राउड को तो पता चला कि वहाँ लाश है ही नहीं, वहाँ कुछ फूल थे और उस फूल को बांट लिया गया। कुछ ने उसे दफना दिया, कुछ ने उसको जला दिया। चिलिंगवर्थ लूजेज हिज वेंजियंस एंड डाइज विद इन अ ईयर। अब चिलिंगवर्थ आया था बदला लेने, डिमेंसडेल ऐसे ही मर जाते हैं स्कैफोल्ड पर जा कर के, जो है अपना कन्फेस करके अपने सिन को। तो अब चिलिंगवर्थ के लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं रह गया। पत्नी से कोई मतलब है नहीं, इतने सालों के बाद आए थे, अगर एक्सेप्ट कर लिया होते तो शायद बेहतर लाइफ जीते। हालांकि एक्सेप्ट करना भी बहुत चैलेंजिंग था, दैट ही कुडंट डू बिकॉज ही वाज नॉट अ ग्रेट मैन, ही वाज जस्ट अ मैन। तो अब कोई उद्देश्य नहीं, तो जब उद्देश्य नहीं बचता, लोग कहते हैं ना अब जीने का कोई मतलब नहीं है। तो जब आपके लाइफ में जीने का मतलब नहीं रहता तो फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने एंड पर अपने आप पहुंच जाती हैं। साल भर के भीतर वो भी चले गए। Chillingworth loses his vengeance and dies within a year, leaving Pearl a substantial inheritance both in New England and as well as in Europe. Hester and Pearl leave for Europe shortly thereafter. तो ये है कि चिलिंगवर्थ पर्ल के लिए छोड़ करके जाता है और ये प्रतिशोध की भावना उसकी ख़त्म हो गई रहती है। तो इनहेरिटेंस के रूप में पर्ल के लिए वो प्रॉपर्टी छोड़ करके जाता है। आफ्टर सेवरल ईयर्स हेस्टर रिटर्न्स टू हर कॉटेज विदाउट पर्ल एंड रिज्यूम्स वियरिंग द स्कारलेट लेटर। कई सालों के बाद हेस्टर फिर से आती है अपने कॉटेज में और पर्ल के बिना आती है और स्कारलेट लेटर पहन करके वो रहती है। When she dies, she is buried near the grave of Dimmesdale. और मरने के बाद उसको डिमेंसडेल के बगल में दफनाया जाता है। And they share a simple slate tombstone engraved with an epitaph described as. और उनके एपिटैफ पर क्या लिखा है? एपिटैफ क्या होता है? कब्र पर जो खुदा होता है। क्या लिखा है? ऑन अ फील्ड सैबल द लेटर ए गर्ल्स। क्या मतलब है इसका? ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड द लेटर ए इन रेड। तो ये कहानी रही द स्कारलेट लेटर की। अगर थीम की बात करें इसमें तो रोमांस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। उसके अलावा कुछ रिलीजियस थीम्स भी इसमें हैं। वो सिन वाली थीम जो है, द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीन एंड डिमेंसडेल रिकॉल्स द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव बिकॉज इन बोथ केसेस सिन रिजल्ट्स इन एक्सपल्शन एंड सफरिंग। जैसे एडम और ईव ने सिन कमिट किया था, उनको बाहर कर दिया गया था, तो यहाँ पर अगर इनके साथ ये हुआ था जिसको गांव के बाहर एक कॉटेज में रहना पड़ रहा है, तो वो भी एक्सपेल्ड ही थी, वो उनको भी एक्सकम्युनिकेट ही किया गया था, बहिष्कृत किया गया था। तो वैसे भी मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि हमारे यहाँ की जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी सीरियल्स हैं, जितनी भी मूवीज़ हैं, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के थ्रू आप उसको देखने, उस लेंस के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हर कहानी कहीं ना कहीं महाभारत रामायण की कहानी को दोहरा रही है। आप अपने गांव में, घर में, आसपास में आप लोगों की बातें सुनिए, देखिए, आपको वही नज़र आएगा। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और कहीं किसी को एक्सपेल किया गया है, किसी ने कोई सिन किया है, उसके खिलाफ उसको मारा जा रहा है, रावण की तरह वध हो रहा है। यही चीज़ बार बार अलग अलग रूपों में आपको रिपीट होते हुए दिखेगी। तो उसी तरह से वहाँ की जो कहानियाँ होती हैं क्रिश्चियंस की, उनमें आप बार बार बिब्लिकल वो एल्यूज़न, बार बार वो कहानी रिपीट होती नज़र आती है कि आपने सिन किया, आपको गिल्ट हुआ, नहीं हुआ, आप एक्सपेल होंगे, एक्सकम्युनिकेट होंगे, और अल्टीमेटली आप जो कम्युनिकेशन, जो एक रिलेशन है गॉड से, वो ब्रेक हो जाएगा और चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं। तो अब आपको समझना है कि कैसे आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। आई होप कि मैं कन्वे करने में कुछ हद तक सफल रहा हूँ। बाकी आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ें, और एल्यूजन्स वगैरह के बारे में इसमें कुछ नाम आए हुए हैं। एन हचिनसन का नाम है, एन हिबिन्स का नाम है, रिचर्ड बेलिंगम है, मार्टिन लूथर, बड़ा फेमस नाम है, जर्मनी के जो थे मार्टिन लूथर, 1483 से 1545 तक थे वो।
उसके अलावा इनक्रीज मैथर का नाम है, टॉमस ओवरबरी का नाम है, जॉन विंथ्रॉप का नाम है, किंग्स चैपल बैरिंग ग्राउंड का रेफरेंस है, स्टोरी ऑफ किंग डेविड एंड बैथशेबा है, जॉन इलियट का रेफरेंस है। ये सब एल्यूजन्स में हैं। एक बार आप इसे खुद से भी पढ़ें और बचा हुआ काम पूरा करें। आई होप आई हैव डेल्ट इट इन अ बेटर वे।